हम चल पड़े हैं, रास्ते खुलते गए, मंजिलें मिल रही हैं, अजनबी जुड़ते गए, जाना है बहुत दूर, अनजान है राहें पर खुद पे। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एवरीवन। वेलकम टू बीट्स ऑफ लाइफ विद याशिका। चौथा एपिसोड है। आई हूँ मैं फिर से एक नई कहानी नए किरदार के साथ। लेट्स वेलकम द बोल्ड, ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग मिसेस योगिता सिंह, हु इज़ द एमसीडी काउंसिलर फ्रॉम वार्ड 175 कालकाजी एंड द प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू यशिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारे यूजुअली ऑडियंस को इंतज़ार रहता है कि हम क्वेश्चन आंसर राउंड कब स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैम, यूजुअली मैं अपने गेस्ट की जर्नी से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हमारा जो शो है हम धड़कनें पकड़ते हैं, बीट्स पकड़ते हैं और लोगों तक कहानियाँ लेके जाते हैं। मैम, आपकी पॉलिटिकल जर्नी कैसे, कब, कहाँ शुरू हुई? जैसे आपने सोशल वर्क भी किया हुआ है काफ़ी इससे पहले, सो जस्ट अ लिटिल क्यूरियोसिटी अबाउट दैट। मैं मूलतः लुधियाना से हूँ। वहीं मेरी स्कूल की शिक्षा हुई। मेरा राजनीतिक करियर तो 2003 से शुरू हुआ, बट मुझे अब याद आता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स करना स्कूल में ही रहा होगा। जब मैं 10th क्लास में थी तब उत्तराखंड और यूपी एक ही होता था। 92 में जब आपदा आई तो स्कूल ने भूकंप के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए बोला। तो स्कूल हमेशा पर्चियाँ देता है कि आप साथ के गली मोहल्ले में से कलेक्शन करके लाइए और वो पैसा आपदा में देंगे। तो उस समय मैंने घर जाकर अपने फादर से बात करी, तो मुझे लगा कि मैं ज़्यादा पैसे दूं, कुछ तो अच्छा कंट्रीब्यूशन करूं। तो मेरे फादर ने कहा कि ठीक है, तुम अड़ोस पड़ोस से नहीं, उन्होंने ही मुझे आइडिया दिया उस समय कि तुम बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, पेट्रोल पंप ओनर्स के पास और बैंक के मैनेजर्स के पास आपदा कोटा होता है। मैं 10th क्लास में पढ़ती थी तब। उस समय जो मैंने कलेक्शन करी वो पूरी कलेक्शन स्कूल की एक तरफ और मेरी एक तरफ थी। और पहली बार मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति से मिली। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे और मुझे स्कूल ने पैसा देकर सारे स्कूल का वहाँ स्टेट गेस्ट बना के भेजा। वो मेरा पहला एक्सपोजर कह सकते हैं आप राजनीतिक व्यक्ति से। उसके बाद मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, बट 2003 में मैं फिर राजनीतिक लोगों के मध्य में आई, क्योंकि मुझे सोशल सर्विस करने का बहुत शौक था। तो मैंने एक जगह घर लिया, तो वहाँ मुझे कुछ दिक्कत आ रही थी, तो उसके कारण मैं नेताओं से मेरा मिलना हुआ, मैंने लोगों के लिए काम कराए। तो ऐसे मैं भाजपा से जुड़ी और 2003 से 6 तक मैं पार्टी के लिए काम कर रही थी। फिर 6 में मैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी की संगठन की पदाधिकारी बनी। मैम, एक और, जैसे सब लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ इन योर डेली लाइफ, हर जगह है पॉलिटिक्स। सब लोग ये कहते हैं, आप क्या पहनते हो, आप क्या चॉइसेस रखते हो, हर चीज़ में, लाइक फ्रॉम द टाइम यू वेक अप टिल द टाइम यू स्लीप, आप पॉलिटिक्स का पार्ट हो। तो इज़ दैट ट्रू कि हमारी डेली लाइफ में भी आसपास पॉलिटिक्स है? देखिए, राजनीति का मतलब क्या है? राज करने की नीति। और अगर आप राजनीति ही कर रहे हो तो वहाँ भी पॉलिटिक्स तो होगी। हर आदमी चाहता है कि वो राज करे, और वो चाहे आपकी डेली लाइफ का हिस्सा हो या आप कहीं जॉब कर रहे हैं या घर में हैं। ये ज़रूर होता है कि हर आदमी अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं आपको राजनीति हर जगह देखने को मिलती है। मैम, आपसे बहुत सी लेडीज़ को भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है अपनी डेली लाइफ में। जैसे जब मैं आपको खुद देखती थी, तो मैंने जब आपको फर्स्ट टाइम देखा था, आई एडमायर्ड योर पर्सनैलिटी कि मैम बहुत ज़्यादा बोल्ड है, वो अपने काम करने के लिए, मतलब शी कैन डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मैंने जब आपको पहली बार ही देखा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, मुझे खुद कुछ आगे बढ़ने के लिए जो मैं कर रही हूँ मुझे उसमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। यूजुअली क्या हुआ था कि एक स्टेज आती है जब आप हमेशा सोचते हो कि यार बस, बट जब आपको देखा तब ऐसा लगा नहीं, बस नहीं आना चाहिए लाइफ में, आपको करते रहना चाहिए। सो एक क्वेश्चन मेरा उससे रिलेटेड भी है कि आपकी लाइफ में भी तो कोई ऐसा ब्रेकिंग मोमेंट आया होगा जब आपने कहा होगा अब बस, लेकिन फिर उसके बावजूद भी डिस्पाइट ऑफ ऑल द स्ट्रगल्स, ऑल द हार्डशिप्स, यू वेंट ऑन, और बस आपको हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो ऐसा रहा होगा लाइफ में। देखो,
देखो, मेरा मानना ये है कि आप ही अपने खुद के मोटिवेटर हो और आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है, आपका कंपटीशन आपके अपने आप से है। राजनीति करें या कहीं कुछ और भी, आप कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, लोग कहते हैं महिलाओं के लिए आसान, मुझे लगता है महिलाओं के लिए कुछ भी आसान नहीं होता साबित करना। पुरुष एक कदम चलेगा राजनीति में तो उसको उसकी काबिलियत के आधार पे मिलेगा, ऐसा लोग कहते हैं, पर महिला को वही काम 5 बार करके दिखाना पड़ेगा और अपने आप को साबित करना पड़ेगा। पर मुझे लगता है कि महिलाएं मल्टीटास्किंग हैं। मुझे कभी अपने आप में ये नहीं लगा कि मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि महिलाएं तो बचपन से, पैदा होने से ही मल्टीटास्किंग होती हैं। वो जब पैदा होती है तब से उसको पता होता है कि किसी दूसरे घर में जाना है उसको, इसके लिए उसके व्यवहार में शुरू से वो एक लचीलापन दिखाई देता है। और आप अपनी माँ को देखिए या किसी भी लेडी को देखिए, अगर वो वर्किंग है, ऐसा नहीं होगा कि भले उसके पास मेड हो तब भी वो घर का काम ना करे या उसको लुक आफ्टर ना करे। वो हर काम अच्छे से करेगी, वो अपने बच्चों को टिफ़िन भी देगी, खुद का टिफ़िन भी तैयार करेगी, घर भी देखेगी, फिर जॉब या बिजनेस या राजनीति जो करना है वो अच्छे से करेगी। और कभी कभी हमें लगता है कि हम हताश हो जाते हैं, बट जब हम अपनी पीछे की जर्नी को देखें कि हम इतने कदम, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ ये बात कि आपने 10 कदम चल के आगे जहाँ आके आपको लगा कि मैं थक गई, पर अगले कदम तो 4 ही बचे हैं। हमेशा पीछे की तरफ ये देखना कि हम कितनी जर्नी तय कर चुके हैं, वो आपको सबसे बड़ा मोटिवेशन देंगे आगे बढ़ने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। और वही मैंने किया कि जब कभी मुझे लगता है कि अच्छा अब और नहीं, फिर याद आता है कि अपने तो इतने साल इसमें लगाए, तो वही आपका मोटिवेशन बन जाता है और आप आगे बढ़ते हो। राइट, दीज आर द नेवर गिव अप मोमेंट्स ऑफ लाइफ। जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो ऐसा लगता है नहीं यार, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, अब तो बस थोड़ा ही बचा है, करते हैं, वी विल अचीव इट। और जो आपने लेडीज़ के बारे में सुना, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ माई मॉम। सुबह उठते से, मतलब इतने साल उन्होंने इतनी हाई पोजीशंस पे जॉब करी है, बट व्हेन शी कंसीव्ड मी, उन्होंने वो जॉब क्विट करने से पहले एक बार ही नहीं सोचा कि मेरी एक ही बेटी है, नहीं तो स्कूल के लिए टिफ़िन बनाना हो, खाना बनाना हो, मेरा कोई होमवर्क कराना हो, कोई डिमांड हो मेरी छोटी मोटी कुछ हो, हर चीज़ उन्होंने बचपन से मेरे लिए करी है, पूरी लाइफ कंट्रीब्यूट कर दी, ऐसा लगता है। और दैट ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम, आप महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, तो वहाँ पे आपके कुछ ऐसे प्रोमिनेंट एक्सपीरियंसेस जो आप जनता के साथ शेयर करना चाहें, जो उनको मोटिवेट कर सकते हैं, जो उनको ये एहसास दिला सकते हैं कि आसपास कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिसको जब आप देखो तो लगेगा दैट यू आर ब्लेस्ड। यस, देखिए, महिला मोर्चा, क्योंकि देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और मैं दिल्ली महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी, तो उसके बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। और एक चीज़ ये भी समझ में आई उसके साथ साथ कि जब हम मिलजुल के, आप सबके साथ काम करना, आपको महिलाओं के साथ काम करना, कई बार आपको महिलाओं के साथ काम करने में कुछ दिक्कत भी आती है। महिलाओं को लगता है कि हम काम कैसे करें, हमको पुरुष जितनी आज़ादी भी नहीं होती, उनके हर्डल्स भी होते हैं, वो भी समझ में आते हैं। और एक बड़ा पूरी दिल्ली के अंदर जब हम महिला मोर्चा ने काम किया मेरे साथ, तो हमने एक चीज़ को ये अनुभव किया कि महिला को सशक्त होना भी बहुत ज़रूरी है। हम उसकी एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि महिला एम्पावर कैसे होगी। हम महिला को सशक्त करने के लिए उसकी एजुकेशन, वो आर्थिक रूप से निर्भर हो, इस बात की चिंता करना, और फिर हम बात कर सकते हैं कि वो आगे बढ़ेगी। कोई भी महिला हो, मैं हमेशा महिलाओं को एक बात कहती हूँ, आप राजनीति करें या किसी भी सेक्टर में काम करें, आप आत्मनिर्भर ज़रूर बनिए। उस आत्मनिर्भर बनने से के साथ साथ आपके अंदर एक मजबूती आती है कि आप फिर फैसले लेने भी लगते हैं। वुमेन ऑलवेज हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, क्योंकि जब अगर हमें ये दिखना शुरू हो गया ना कि हम डिपेंडेंट है, क्योंकि हमें रियलाइज़ भी यही कराया जाता है कि पहले फादर पे, फिर हस्बैंड पे, फिर बच्चों पे, बट नहीं, वी आर सेल्फ डिपेंडेंट। अगर हम चाहें तो हम हर सेक्टर में राइज कर सकते हैं, भले ही वो पॉलिटिक्स हो, भले ही वो कोई जॉब हो, भले ही आप टीचर हो या आप मदर हो या आप कुछ भी हो। अगर आपको कहा जाएगा ना कि रोड पे जाके आपने अपने लिए जंग लड़नी है और ब्रेड एंड बटर अर्न करके लाना है, वो कैसे भी करके लाएंगे, क्योंकि अगर हम घर चला सकते हैं तो हम बाहर भी राइज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने महिला मोर्चा में महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए और एक प्लास्टिक मुक्त भारत का अभियान भी चलाया।
मैंने अपने एरिया में भी 300 से ज़्यादा महिलाओं को सिलाई मशीन दी ताकि वो रोज़गार कर सकें। मुझे लगता है कि महिलाएं आर्थिक रूप से संपन्न होंगी और वो किसी अभियान से भी जुड़ेंगी तो वो सशक्त होने के बाद, आत्मनिर्भर होने के बाद राइज कर सकती हैं। दैट ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम, कालकाजी कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो आप वार्ड 175 कालकाजी विधानसभा से इस वक्त एमसीडी की न्यूली इलेक्टेड काउंसिलर हैं। तो आपकी जर्नी यहाँ पे किस तरीके से स्टार्ट हुई, किस तरीके से, क्योंकि हमने एक फ्रेश वेव की तरह आपको देखा कि एकदम ऐसा लगा कि नहीं, ये बदलाव ला सकती हैं यहाँ पे। तो वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और आपका यहाँ पे क्या विजन है इस टाइम जब आपने यहाँ देखा? मैं वैसे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में 17 साल से काम कर रही थी। मुझे लगा कि मुझे जनप्रतिनिधि बनना है तो मैंने कालकाजी क्षेत्र को चुना और 1.5 साल पहले कालकाजी के अंदर अपना एक कार्यालय बनाया और मैंने लोगों को सेवाएं, सोशल वर्क करना शुरू किया। लोगों को चाहे उनकी आधार, पैन, लोगों की सरकार की योजनाओं से रिलेटेड जो भी उनकी इंक्वायरी रहती थी या उनको भरने की ज़रूरत पड़ती थी, वो मेरे कार्यालय में आते थे, हम उनका काम करते थे। जब पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मुझे उसका बेनिफिट पूरा मिला क्योंकि मैं जनता के मध्य में थी और उस जनता ने मुझे स्नेह प्यार से इसलिए स्वीकारा कि उनको लगा कि ये हमारे बीच में है और यही सबसे बड़ा मेरा जीतने का कारण भी बना। और मैंने कालकाजी पूरे क्षेत्र में, मुझे लगता है कि मैं जो काम कर सकती हूँ वो मैं काम करूँगी। हालांकि मेरा काम सफाई और पेड़ों की प्रूनिंग करना, ये सब काम काउंसलर के होते हैं, बट उसके साथ साथ एरिया का विकास करना, जैसे यहाँ की सड़कें जो एमसीडी के अंडर आती हैं। मैंने ये भी सोचा है कि मेरे एरिया में जो 175 पार्क्स हैं, कुछ पार्क पहले से बहुत अच्छे मेंटेन्ड हैं और पार्कों को अच्छा बनाना। मेरा मन है कि कालकाजी के अंदर एक कुछ थीम वाले पार्क भी हों। जैसे कि मैंने सोच रखा है कि मैं अपने एरिया में एक दादा दादी नाना नानी पार्क बनाऊँ, उसके अलावा एक ऐसा पार्क बनाऊं जो नवग्रह वाला पार्क हो। मैं उनके थॉट प्रोसेस को लेके उन पर मैंने काम करना शुरू कर दिया है। मैं ऐसे एक अनुनाद गार्डन में अलग अलग थीम पार्क्स बनाने की भी कोशिश कर रही हूँ। उसके साथ साथ एरिया के अंदर कम्युनिटी सेंटर, वो मेरे क्षेत्र में, मतलब मेरे उसमें नहीं आता, मैं सांसद जी से कोशिश कर रही हूँ कि वो उसके लिए फंड दें क्योंकि यहाँ का कम्युनिटी सेंटर जो बना हुआ है वो बहुत पुराना हो चुका है, अब उसको नएपन की ज़रूरत है। ऐसे ही कालकाजी के अंदर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की भी बहुत नीड है, मैं उसके लिए भी प्रयासरत हूँ। मैं आने वाले समय में कालकाजी में ज़रूर कुछ नया करने की कोशिश नहीं, करके ही दिखाऊंगी। दैट्स द स्पिरिट मैम, जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि यूजुअली मैं देखूँ लोगों में, वो आप में मुझे दिखी उस टाइम पे भी और वो मुझे बहुत अच्छी भी लगती है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बीइंग अ वुमेन इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट टू मैनेज बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल, तो आप वो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करती हैं कि एक पर्सनल स्पेस भी आपको मिले, क्योंकि यूजुअली हमारा जब काम होता है तो वो हमें पर्सनल स्पेस नहीं ऑफर करता, बट हमें वो बैलेंस बनाना पड़ता है, तो वो आप कैसे करती हैं? उसके लिए कोई एक टिप जो आप लोगों को भी देना चाहें? मुझे लगता है कि एक ही चीज़ है डिसिप्लिन इन लाइफ। अगर आप डिसिप्लिन्ड होते हो तो आप हर चीज़ के लिए अपना समय निकाल लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। ऐसा नहीं कि मैं बाहर घूमने नहीं जाती अपने बेटे, मेरा एक ही बेटा है, ऐसा नहीं कि मैं उसके साथ समय नहीं बिताती, यहाँ हस्बैंड के साथ, परिवार के साथ और पब्लिक के साथ। हाँ, मैं पब्लिक लाइफ में हूँ, मेरा बहुत सारा समय पब्लिक लाइफ में ही चला जाता है, बट अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, आपने टाइम तय कर रखा है हर चीज़ का, तो आप सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आपको सिर्फ व्यवस्थित होने की ज़रूरत होती है और कुछ नहीं। डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस, क्योंकि अगर हमें सक्सेस चाहिए, अगर लाइफ में हमको खुशी चाहिए, अगर हमें खुश रहना है, तो उसके लिए डिसिप्लिन एक बहुत ज़रूरी हिस्सा हमारी लाइफ का होना चाहिए। जैसे मैं भी काम करती हूँ, बट बहुत बार मैं जैसे ऐसे हो जाती हूँ कि 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, तो वो डिसिप्लिन नहीं था। बीच में जैसे एक हफ्ता मेरा पूरा ऐसा गया कि मैं सिर्फ काम को डेडिकेटेड थी, तो ऐसा लगा कि थकान हो रही है अब, तो वो फिर मैंने शुरू करा कि अब नेक्स्ट डे से, इसी वीक से शायद मैंने वो 1-2 दिन से शुरू करा है कि आई मेंटेन अ टाइम स्लॉट कि 8:30 के बाद नो वर्क कॉल्स। यस, तो वो शायद ज़रूरी था जो आप करती आई हैं और लोगों को भी ये एडवाइस मिली है आपसे बहुत अच्छी। मुझे हमेशा लगता है कि आप हर चीज़ के लिए समय तय करिए। और आपको मैं
खुद से आपके एक बात याद दिलाती हूँ, जब आप कॉलेज में जाते हो एक टाइम पीरियड होता है। कॉलेज में कोई भी टाइम पीरियड 1.5 घंटा, पौना घंटा ऐसे क्यों रहता है? किसी ना किसी ने तो उस पर जरूर रिसर्च करी होगी और उसका कोई कारण भी रहा होगा। अगर आप लगातार एक ही 4 घंटे काम कर रहे हैं तो आप उसमें अपनी आउटपुट कभी नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको ब्रेक्स भी बहुत ज़रूरी होती हैं, आप अच्छा काम कर पाते हैं। आप योगा करिए, आप मेडिटेशन, ये आपकी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, क्योंकि जब आप अपने लिए भी समय निकालते हैं तब आप अच्छा सामने दे पाते हैं। आप काम भी करेंगे, आप इंजॉय भी करिए, और हमेशा मुझे सबको ऐसा लगता है वो काम ज़रूर करना चाहिए जिससे उसे खुशी मिलती हो, और ज़िंदगी में आप उस काम से कभी भी नहीं थकते जो आपको आनंद देता हो। सो ट्रू मैम। जैसे 10th तक हमारे पास ऑल सब्जेक्ट्स होते हैं, Yes. बट 11th ऑनवर्ड्स हमें वो लिबर्टी मिलती है कि आप अपने पसंद का स्ट्रीम चूज कर लो। फिर वो Yes. जैसे 10th तक बच्चे कहते हैं साइंस नहीं पसंद, मैथ से भाग रहे हैं, या कोई थ्योरी नहीं पसंद, बट 11th से वो खुश होके पढ़ने लगते हैं। और कॉलेज में थोड़ी वो खुशी ज़्यादा बढ़ती है जब Liberty. एक लिबर्टी आती है, जब एक वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम कर पाते हैं रिसर्च। ये मुझे बड़ी मुद्दे की और अच्छी बात लगी यूथ के लिए, जो शायद हम रियलाइज़ नहीं करते या नोटिस नहीं करते, बट अगर नोटिस करें तो या दैट्स द की टू आवर हैप्पीनेस धीरे धीरे। यस। मैम एक फ़न क्वेश्चन आता है, एक फ़न एलिमेंट आता है मेरे शो में हमेशा। मैम जैसे आप इतना जैसे रैली करते हो, पद यात्रा करते हो, इतना धूप में आप निकलते हो, उसके बाद भी आपकी ग्लोइंग स्किन और फिटनेस का क्या राज है? कोई डाइट सीक्रेट्स? डाइट सीक्रेट तो हम लोग उतना मैनेज नहीं कर पाते, पर मुझे ऐसा लगता है कि करना ज़रूर चाहिए। कुछ कुछ कोशिश भी करती हूँ, बट योगा और मेडिटेशन ये मेरी दिनचर्या का हिस्सा पहले से भी है। हमेशा उसमें कुछ कुछ चीज़ें, कभी कभी ऐसा है कि हम रेगुलर नहीं कर पाते, पर हाँ हफ्ते में 5 दिन करती हूँ। मेडिटेशन ज़रूर 15 से 20 मिनट डेली करती हूँ, क्योंकि वो आपको मानसिक शांति भी देता है। राइट, दैट ब्रिंग्स द ग्लो एंड द पीस ऑफ माइंड, जो हम आप में देखते हैं कि एक ठहराव, एक कामनेस है। सो या नाउ द वेरी लास्ट क्वेश्चन, अ टिप टू द यूथ, हमारी अपकमिंग जनरेशन जो यंगस्टर्स हैं कॉलेज के, स्कूल के, एक उनके लिए टिप। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को सोचना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। दुनिया क्या कह रही है वो नहीं करना है। मेरा यूथ से, आप भी एक यूथ का आइकन है, हमेशा वो करिए जो चीज़ आपको इंस्पायर करिए, उस पर सोचिए। कुछ गलत नहीं होता, सब कुछ सही होता है। कई बार आपको लगता है कि ये काम सामने वाला कर रहा, हमको करना नहीं। आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए और वही करिए। आप सामने वाले को हो सकता है कुछ समय के लग जाए आपको साबित करने में, बट आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है वही करना चाहिए। और जो काम आपको आनंद दे उसमें आप ज़्यादा एफर्ट भी लगा पाएंगे, ऐसा मेरा यूथ को कहना है। राइट, यंगस्टर्स को यूजुअली एक पेशेंस, एक ठहराव, एक वो सोचने की ज़रूरत होती है। तो वो टिप शायद हमें आज आपसे, इस एपिसोड से उनको देने को मिले कि कोई और आपके बारे में कुछ सोचता है, दैट डजेंट रियली मैटर। आपको ये सोचना होगा बैठ के कि आप किस चीज़ में एक्सेल कर सकते हो, आप किस चीज़ में अच्छे हो, ना कि कोई और क्या चाहता है कि आप ये बनो या आप वो बनो। आपको खेल में आगे बढ़ना, आप खेल में आगे बढ़िए। आपको पढ़ाई में आगे बढ़ना, आप पढ़ाई में। आप कुछ और बिजनेस करना चाहते हैं वो करिए, बट वो करिए जो आपका दिल कह रहा है। एंड दैट, ऑन दैट नोट वी कम टू एन एंड ऑफ द एपिसोड। बट एक रिचुअल हमारे शो का है जो हम हमेशा करते हैं हमारे गेस्ट्स के साथ, जो कि हमारे शो का थीम है एक तरीके से, बीट्स ऑफ लाइफ, धड़कन ज़िंदगी की। तो हम कुछ ऐसे दिल से दिए हुए तोहफे, दिल से लाए गए तोहफे हमारे गेस्ट्स के लिए लाते हैं जो उनके दिल तक जाते हैं। सो यस, सो आई वुड लाइक टू प्रेजेंट दैट। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी आकर तुझसे पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। इस एपिसोड से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमें कभी भी अपनी लाइफ में रुकना नहीं है, पीछे मुड़कर देखना नहीं है। हमेशा हमें कुछ ऐसा करना है दैट लीव्स अ मार्क बिहाइंड। हमें अपने फुटप्रिंट्स पीछे छोड़ने हैं, अपने मार्क पीछे छोड़ने हैं कि लोग हमारी जर्नी को जब देखें
तो हमें देखकर वो सोचें कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं और हम भी ज़रूर अपनी लाइफ में कुछ बनेंगे, कुछ करेंगे। तो इसी नोट पर आज का एपिसोड हम यहीं कंक्लूड करते हैं। अगले एपिसोड में मैं आपसे मिलूंगी एक नई कहानी, एक नए किरदार के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर अपने रिव्यूज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में छोड़ें। खुद पे है यकीन, अनजान है राही, हम चल पड़े हैं, रास्ते खुलते गए, मंजिलें मिल रही हैं, अजनबी जुड़ते गए। आज यहाँ बातें होंगी जो कल बनेगी मिसाल। कल ये बातें लिखेंगी किसी का सफर, करना है कुछ ऐसा जिसके रह जाएंगे निशान। एक दिन करीब होगा ये खुला अंबर, हम तो चल पड़े हैं, रास्ते खुलते गए, मंजिलें मिल रही हैं, अजनबी जुड़ते गए। तो आइए चलते हैं जिंदगी की कुछ कही अनकही कहानियों के सफर पर। धड़कन जिंदगी की बीट्स ऑफ लाइफ विद यशिका।